प्रिय साथियों, इस प्रकार से हमने ऑसिलेटिंग यूनिवर्स और आकाशीय पिंडों के जन्म और उनके पूरे अंत की पूरी कहानी बताई। हमने इस पूरे सभी एपिसोड में सबसे पहले एक ही बात कही कि सभी आकाशीय पिंड, गैलेक्सियां, तारे, ग्रह, नेबुलाएं और इसी प्रकार से नेबुलाओं के अलावा सभी तारे और सभी ग्रह और इस प्रकार से पृथ्वी जो है ट्विस्ट होती है, टाइट होती है, मरोड़ी जाती है, निचोड़ी जाती है। आकाशीय पिंड एक स्प्रिंग की भांति ऐसे कसते हैं। अदृश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आकाशीय पिंडों को ट्विस्ट करती है, टाइट करती है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ट्विस्ट और टाइट करती है। इससे उनके अंदर से एनर्जी बाहर की ओर निकलती है, उनके अंदर से बाहर जो है एनर्जी लॉस होती है। तो कैसे उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और कैसे नष्ट होती है, इसकी पूरी हमने एक ट्विस्टिंग के आइडिया से समझाने का प्रयास किया। सूर्य जो है घूर्णन नहीं करता, पृथ्वी भी घूर्णन नहीं करती, आकाशीय पिंड कोई भी घूर्णन नहीं करता। इसी प्रकार से जो है गैलेक्सियां, नेबुलाएं सभी ट्विस्ट और टाइट होती है, घूर्णन नहीं करती। उसके बाद में हमने सबसे अंत में एक बात कही कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है वो एक कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का है। यानी कि ब्रह्मांड की ज्यामितीय संरचना जो है वो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। ब्रह्मांड में जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो अरेंजमेंट है कि ब्रह्मांड किस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में व्यवस्थित रूप से जमी हुई है, अस्त व्यस्त रूप से फैली हुई नहीं है, अस्त व्यस्त ढंग से बिखरी हुई नहीं है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का जो ये पैटर्न हमने बताया कि कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के रूप में ये ब्रह्मांड को एक ज्यामितीय संरचना देता है। इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मांड का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है कि ब्रह्मांड इस प्रकार से एक कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के रूप में होता है। और कन्फोकल का मतलब होता है समनाभि और स्फीरॉइड ऑब्लेट मतलब एक पड़ा हुआ अंडा। इस प्रकार से प्रोलेट का मतलब होता है खड़ा अंडा। इस प्रकार से इलिप्सॉइड की जो दो कंडीशन होती है, प्रोलेट और ऑब्लेट, उसमें ब्रह्मांड की जो ज्यामितीय संरचना होती है जैसे तारों की होती है, जैसे ग्रहों की होती है, जैसे ब्लैक होल की होती है, सभी तारों की होती है, सभी ग्रहों की होती है, कुछ चंद्रमाओं की होती है। इस प्रकार से ऑब्लेट शेप होती है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो एक पॉइंट मास से स्टार्ट नहीं हुआ, एक बिंदु से स्टार्ट नहीं हुआ। ब्रह्मांड में बिग बैंग जैसा कुछ भी नहीं था। हम बिग बैंग को एक नए रूप में, मॉडिफाई रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी ब्रह्मांड जो है एक्सपेंड जो होता है और कॉन्टैक्ट होता है उसका एकदम डिफरेंट हम एक तरीका बता रहे हैं, एक डिफरेंट मेथड बता रहे हैं कि ब्रह्मांड जो है पॉइंट बिंदु से शुरू नहीं हुआ और ना ही अनंत तक फैलेगा। इनफाइनाइट एक्सपेंशन नहीं होता है। ब्रह्मांड एक्सपेंड होते होते एक लिमिट तक एक्सपेंड होता है, उसके बाद में सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक जो है एक सस्टेनेबल, एक नियंत्रित प्रोसेस है, एक कंट्रोल प्रोसेस है। ब्रह्मांड जो है एक प्रकार का ऐसा एक अपने आप में एक पिंड है जो क्या है कि कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट के बीच में इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। इसके अनेक वीडियो हमने अपने YouTube चैनल में इसमें हमने अपलोड किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इसको एक विजुअलाइज फॉर्म में इसको दिखाने का प्रयास किया है कि ब्रह्मांड किस प्रकार से एक्सपेंड होता है, किस प्रकार से कॉन्टैक्ट होता है। इस प्रकार से ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की एक लिमिट, और ब्रह्मांड कहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉइंट से नहीं हुआ। ना तो सिंगुलरिटी जैसा कुछ होता है और ना ही इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की ये जो लिमिट हमने निर्धारित की है उसके अनुसार ब्रह्मांड जो है उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है
और वो अलग अलग लेयर्स जो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अलग अलग लेड फॉर्म में है, और उसके साथ में हाइपरबोलॉइड भी है। इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, पल्सेट करता है, इस प्रकार से जो है वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, और साइक्लिक नेचर है यूनिवर्स का। हर एक साइकिल में वो एक ब्लैक होल को क्रिएट करता है, और हर एक साइकिल में जो इस प्रकार से पैदा हुए हुए जो ब्लैक होल है उसका एक भविष्य होता है। और ब्रह्मांड में सबसे पहले एक ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल किसी तारे की अंतिम अवस्था नहीं है, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे पहले सृजन होने वाला आकाशीय जो पिंड है वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल किसी तारे की अंतिम अवस्था नहीं है, ना ही ब्लैक होल का जीवन चक्र इस प्रकार से अब तक बताया जाता है वो होता है। लाइफ साइकिल ऑफ ए ब्लैक होल, एक ब्लैक होल का जीवन चक्र क्या होता है, तो हम ये बताते हैं कि सबसे पहले ब्लैक होल ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो संपूर्ण जो है ब्रह्मांड के इस प्रकार से कसने से सेंटर की तरफ आती है, और इस प्रकार से एक भीम का ब्लैक होल बनता है टाइट और ट्विस्ट होने से। वो ब्लैक होल, उसका मैटर क्या होता है, वो वास्तव में कोई होल नहीं होता है। ब्लैक होल कोई प्रकार का होल नहीं है, वास्तव में ये एक बहुत बड़ा काले रंग का जो पिंड है जो क्वार्क और ग्लूऑन प्लाज्मा जैसा बना हुआ होता है, और इस प्रकार से धीरे धीरे वो क्या है कि अन्य तारों में बदलता है, और वो अन्य तारे धीरे धीरे दूसरे तारों में इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होते हुए, इस प्रकार से उनका ट्रांसफॉर्मेशन होते होते वो दूसरे तारों से फिर वो सूर्य में, सूर्य से फिर वो छोटे तारों में, छोटे तारों से फिर बृहस्पति ग्रह में, बड़े बृहस्पति ग्रहों में, और गैसियन प्लैनेट बृहस्पति से शनि, शनि से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून, नेपच्यून से सुपर आर्स, और सुपर आर्स से पृथ्वी, और पृथ्वी से फिर वीनस, फिर मार्स, फिर मार्स के बाद में वो धीरे धीरे प्लूटो, मरकरी, इस प्रकार से धीमी गति से गैनीमीड, और इस प्रकार से धीमी गति से वो परिवर्तित होते हुए धीमी गति से अंततः एक मून में, फिर कॉमेट में, फिर एस्ट्रॉयड में, फिर मेटेओर्स में ब्लैक होकर के विलीन हो जाते हैं। ये लाइफ साइकिल ऑफ ए ब्लैक होल है। एक ब्लैक होल का ये एक जीवन चक्र है। इसके अलावा हमने ब्लैक होल की ज्यामितीय संरचना भी बताई कि ब्लैक होल जो है उनकी ज्यामितीय संरचना जो है कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड होती है। इस पूरे डिस्कशन में और इस प्रकार इस एक्सप्लेनेशन में हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि ब्रह्मांड किस प्रकार से ऑसिलेट होते हुए क्रिएशन करता है, किस प्रकार से डिस्ट्रक्शन करता है। हमारी इस पुस्तक में जो सुपर कॉन्टिनेंट ए गिगेंटिक इल्यूजन में, हालांकि हमारा टारगेट ये था कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी गलत है, और अल्फ्रेड वेगनर ने जिस तरह से महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का तरीका बताया है वो एकदम गलत है। और इस पूरे पुस्तक में हमने ये बताया हमारा टारगेट ऑसिलेटिंग यूनिवर्स भी है, हमारा टारगेट है सुपर कॉन्टिनेंट एक बहुत गलत अवधारणा और एक पूरा भ्रम है। इसी प्रकार से हमारा टारगेट ये भी है कि कॉमन थिंग इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में एक जैसी चीजें क्या है, सिमेट्री इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सिमेट्री क्या है, सिमेट्रिकल चीजें क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, ब्रह्मांड में एक जैसी चीजें क्या है। तो हम आपको ये शुरू से आखिर तक इस पूरी कहानी में, इस पुस्तक की पूरी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया है हमने। तो इसका कंक्लूजन इस रूप में है कि वास्तव में ब्रह्मांड जो है अगर हम इसको विराट रूप में एक ऑसिलेटिंग यूनिवर्स को, साइक्लिक यूनिवर्स को, या वाइब्रेटिंग यूनिवर्स को, या पल्सेटिंग यूनिवर्स को एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखें तो ब्रह्मांड का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। अब तक अनेक ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के, साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरीज आई है, लेकिन हमारी थ्योरी उन सभी से डिफरेंट है। इस पूरी पुस्तक में हमारा उद्देश्य इस प्रकार से सुपर कॉन्टिनेंट की अवधारणा को विराट रूप में समझने का प्रयास किया है हमने। कैसे सुपर कॉन्टिनेंट एक इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है, और एक प्रकार का इल्यूजन है, भ्रम है। तो हमने इसके पीछे हमने अनेक रेफरेंसेस भी दिए हैं, अनेक हमने संदर्भ लिए हैं, अनेक पुस्तकों के, अनेक पेपर के संदर्भ लिए हैं, हमने रेफरेंसेस दिए हैं। उन सभी रेफरेंसेस को हमने दिखाया है
और इस प्रकार से हमने पूरे ये रेफरेंसेस के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में ये सभी शोध पत्र और ये सभी पुस्तकें और ये सभी ये संकेत करती है कि अगर हम विराट रूप में देखें तो ये सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं था। महाद्वीप और महासागर कैसे बने और कैसे भविष्य में पृथ्वी पर ये समाप्त हो जाते हैं, पानी समाप्त हो जाता है और सॉलिड क्रस्ट जो है वो एक तरह से समाप्त हो जाती है। तो साथियों, कुल मिलाकर के हम इस पुस्तक सुपर कॉन्टिनेंट गिगेंटिक इल्यूजन में हम कितने सफल हुए हैं, आप लोग इसकी समीक्षा कीजिए। धन्यवाद।